लिजी को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वेल उनकी बोट को एकदम बीच से काटकर दो टुकड़े कर देता है। तभी लियोन तुरंत वहां पहुंचता है और कुछ लोगों को बचा लेता है, लेकिन वो लिजी को नहीं बचा पाता। अब वेल्स का एक झुंड टूरिस्ट को अपना शिकार बनाने के लिए बोट के पास घूम रहा है। सीन शिफ्ट होता है और एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में देखते हैं शेफ सी फूड तैयार कर रहा होता है, पर अचानक एक लॉबस्टर ऊपर से अजीब लिक्विड उगलता है। फिर शेफ अपना मुंह साफ करके कुकिंग करने जाता है, लेकिन शाम तक शेफ और उसके दो साथी बीमार पड़ जाते हैं और फिर शेफ कुछ देर में मर ही जाता है। उसके दो साथी भी आईसीयू में भर्ती होते हैं। फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। दूसरी ओर कुछ रिसर्चर्स आइस वॉर्म्स पर रिसर्च कर रहे हैं जो कि समुद्र की गहराई में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। वे नोटिस करते हैं कि इन वॉर्म्स के जबड़े हैं और वे बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर एक कमीशन बिठाई जाती है और वे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन्होंने वॉर्म्स की एक नई स्पीसीज को खोज लिया है और उन्हें एक नए टाइप का बैक्टीरिया भी मिला है। यहाँ लियोन एक फिशिंग बोट के ओनर से बात करता है जिसने हम्पबैक वेल को बोट्स पर अटैक करते हुए देखा था। तभी लियोन देखता है कि शिप के निचले हिस्से में बड़ी संख्या में सीप चिपके हुए हैं। ये बात उसको बड़ी अजीब लगती है। कुछ साइंटिस्ट समुद्र में एक सैंपलर को भेजकर समुद्र तट की मिट्टी को चेक करते हैं, शायद उसको चेक करके उन्हें आइस वॉर्म्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल जाए। लेकिन मीथेन लीकेज से वहां पर एक्सप्लोजन होता है। शिप को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी टीम घबरा जाती है। इतना ही नहीं, उनके टेस्ट रिजल्ट देखकर वे चौंक जाते हैं। समुद्र तल पर न सिर्फ आइस वॉर्म्स हैं, बल्कि आइस को खाने वाले बैक्टीरिया भी हैं जो समुद्र की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अब हमें जैस नाम की एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो चार्ली के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी मॉनिटर्स पर अजीब रीडिंग आने लग जाती है। शिप के नीचे का पानी उबलने लगता है और शिप के अंदर खींचा चला जाता है। अगली सीन में वेनस को दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कविता पढ़कर सुना रहा है। अचानक उसकी बुक नीचे नहर में गिर जाती है। अब इससे पहले कि वो बुक को बचाने की कोशिश करते वे नहर की सतह पर अनगिनत जायंट जेलीफिशेस को देखते हैं। दोनों चौंक भी जाते हैं कि ये यहाँ कैसे। वहाँ दिखाते हैं तो दोनों शेफ के टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं और पता चलता है कि उनके खून में एक अजीब तरह का बैक्टीरिया फैल गया है जो ब्लड सेल्स को खाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जिन कस्टमर्स के लिए खाना बनाया था वे भी इसी इन्फेक्शन से मारे गए। अब लियोन उस मरे हुए किलर वेल का शव विश्लेषण करके जानना चाहता है कि पोल्यूशन से वेल पर क्या असर पड़ता है। शायद इसी वजह से किलर वेल्स के बर्ताव में भी बदलाव आ गया है। फिर फाइनली उसे इसकी परमिशन दी जाती है। वो नोटिस करता है कि वेल के ब्रेन में एक अजीब पदार्थ है और वो उस पदार्थ को टेस्टिंग के लिए लैब में लेके जाता है। तभी कार वॉश सेंटर को दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी भी इन्फेक्ट हो गया है। अब ये सब देखकर साइंटिस्ट गैस करते हैं कि रेस्टोरेंट की वाटर सप्लाई सिस्टम के जरिए ये बैक्टीरिया कार वॉश सिस्टम में पहुंच गया होगा। इस वेल के और भी कई केसेस सुनने में आते हैं। फिर उन केसेस की जगहों को मैप पे मार्क करके लियोन समझ जाता है कि माइग्रेशन के दौरान वेल्स के बर्ताव में बदलाव आता है। अपनी इसी फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वेल्स आराम से सो रहे होते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से उनके बीच पहुंचता है और एक वेल पर कैमरा फिक्स करके ऊपर आ जाता है। तभी सीगर नाम के एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि जापानीज साइंटिस्ट को भी आइस वॉर्म्स मिले हैं, लेकिन वे दुनिया को इस बारे में बताना नहीं चाहते। अब कैमरा रिकॉर्डिंग्स को दो अलग लैब्स में चेक करते हैं। लियोन का फुटेज दिखाता है कि वेल्स का झुंड समुद्र तल तक पहुंच गया है, लेकिन वहां पर कुछ चमक रहा होता है। अब कोस्ट के पास वाले गांव में बड़ी तादाद में कीड़े आने लग जाते हैं। शिप पर एक और खतरनाक बात का खुलासा होता है। साइंटिस्ट देखते हैं कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी एक वर्जित जगह पर आइस की ड्रिलिंग करती है और उसने कई किलोमीटर की दूरी तक समुद्र तल को नष्ट ही कर दिया है। अब लियोन छुपकर उस पोर्ट एरिया में जाता है और उस एरिया के कुछ और सैंपल्स लेना चाहता है, पर जल्दी सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेता है। सुबह दिखाते हैं तो शिप का ओनर लियोन को वार्न करता है कि इस तरह छुपकर मेरे एरिया में मत आया करो, तुम्हें जो सैंपल चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। अब चार्ली को जैस का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज मिलता है जो उसने दुर्घटना से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड किया था। चार्ली बड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो खुद को संभाल कर उसका फुटेज देखती है। वो नोटिस करती है कि जैस के पीछे के ग्लास में अजीब सी रोशनी है। दूसरी ओर केकड़ों को लैब में लाया जाता है। दुनिया के कई जगहों पर केकड़े गांव के अंदर आने लग जाते हैं। केकड़ों के शरीर में भी वही अजीब पदार्थ पाया जाता है जो ब्लड सेल्स को खींच रहा होता है। यहाँ चार्ली को लगता है कि इस वीडियो में कुछ तो गलत जरूर है, इसलिए वो बार बार फुटेज देखती है। उस वीडियो में एक अजीब आवाज आती है जो समुद्र तल पर रिकॉर्ड की भी आवाज से बिल्कुल मैच करती है। फिर वो लैब को कांटेक्ट करती है और उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है, पर उसकी बॉस कैटरीना उसके इस आइडिया को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और कहती है कि ये तो नॉर्मल आवाजें हैं, तुम बेकार में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और अपना काम खत्म करो, हमें विंटर के लिए स्टेशन को बंद करना होगा। लेकिन बाद में वो जरा शांत हो जाती है और चार्ली की आइडिया को टेस्ट करने के लिए मान ही जाती है। फिर वो कुछ साइंटिस्ट को डीप वाटर डिवाइस के साथ आइलैंड पर भेजती है और अब सिगर चार्ली को डिवाइस देकर जाने लगता है। तभी मेनलैंड में साइंटिस्ट को एक मैसेज आता है कि एक खतरनाक सुनामी कोस्ट की ओर बढ़ रही है। अब सिगर चार्ली को वार्न करता है और दोनों वहां से दूर भागने लगते हैं। यहाँ साइंटिस्ट रिपोर्ट देते हैं कि ये नया बैक्टीरिया ह्यूमन को तेजी से इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें समुद्र के पानी से दूर रहना होगा। अब लियोन अपने मछुआरे दोस्तों को वार्न करने जाता है, लेकिन वे समुद्र तट से जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी रोजी समुद्र में ही है और जमीन पर उनका कोई काम नहीं। यहाँ इंस्टीट्यूट में लियोन रहीम नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है और वे एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं कि कोई अजीब शक्ति है जो इंसान को समुद्र से दूर करना चाहती है। पर कैटरीना नहीं चाहती कि इतने साल की गई रिसर्च को वे बीच में छोड़कर चले जाए। वो कहती है कि बिना साइंटिफिक प्रूफ के सरकार हमारी बात तो मानेगी नहीं। वे उसकी एडवाइस देते हैं और सरकारी ऑफिशियल्स को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकृति खुद को बचाने के लिए बैक्टीरिया के जरिए ह्यूमंस को अटैक कर रही है ताकि ह्यूमन समुद्र और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को अकेला छोड़ दे। पर ऑफिशियल्स उनकी बात नहीं मानते और साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट समांथा उनकी बात पर विश्वास करती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों रिकॉर्डिंग्स में जो आवाज सुनाई दे रही है वो कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसकी टीम ने अंटार्कटिका में बिल्कुल ऐसे ही सिग्नल्स पिकअप किए थे। मिफ्रो नाम के एक फेमस जापानीज को भी सिगर की थ्योरी पर विश्वास होता है और वो सिगर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए भी तैयार होता है। उसका मानना है कि इस रिसर्च से वे दुनिया को बचा सकते हैं। अब सिगर अपनी टीम को बताता है कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क है, इसलिए वही इसमें पार्टिसिपेट करे जो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम 48 घंटों के अंदर अंटार्कटिक के लिए निकलेंगे। फिर उसके टीम मेंबर्स अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। उनके परिवार वाले नहीं चाहते कि वे इतने रिस्की प्रोजेक्ट में भाग लें, पर वे अपने परिवार को कन्विंस करते हैं कि दुनिया को बचाने का ये आखिरी चांस है। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक ये इंटेलिजेंट बैक्टीरिया अंटार्कटिका में काफी ज्यादा पाए जाते हैं और शायद कई मिलियन साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। और फिर वे एक जर्नलिस्ट को इस बारे में इंटरव्यू भी
भी देते हैं। अचानक उनके सिग्नल्स में इंटरफेरेंस होता है और वे उस मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म के सिग्नल कैप्चर कर लेते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को वे ईआर कहते हैं। मिफुनो की असिस्टेंट सारा लियोन से कहती है कि मुझे तुम्हारी थ्योरी पर कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन मेरे बॉस का इंट्यूशन कभी फेल नहीं होगा। समांथा अपना अलग प्लान बना रही होती है। वो उस ऑर्गेनिज्म के ऑडियो सिग्नल के साथ एक बच्चे की चीखने की आवाज से मैच करती है और उस सिग्नल से ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। चार्ली अपने कलीग से कहती है कि तुम इसे डाइविंग अपार्टस में नीचे रख लो। तभी शिप का एंकर नीचे पानी में उतर जाता है और साइंटिस्ट साउंड मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। इसी बीच ये दोनों कैप्सूल में जाते हैं और समुद्र की गहराई में डाइव करने को तैयार होते हैं। उनकी पूरी टीम एक सिग्नल के लिए वेट कर रही होती है। आखिर रडार पर एक मूवमेंट दिखता है और सेंसर एक साउंड पिकअप करता है। वे कैप्सूल से कैप्टन ब्रिज को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फैंस खराब हो गए हैं और उनका ऑक्सीजन तेजी से कम हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करता। अब चीफ पायलट लूथर वापस लौटना चाहता है, लेकिन चार्ली एक मोमेंट नोटिस करती है और लाइट ऑफ कर देती है। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वे नोटिस करते हैं कि कोई चीज उनकी ओर आ रही है। सीगर कैप्टन से विनती करता है कि वो सबमरीन को वापस बुला ले, लेकिन वो क्रू से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लूथर अब और रिस्क नहीं लेना चाहता और वो बोट को ऊपर ले आता है। एक हैच खुलती है और कैप्सूल को एक स्पेशल कंपार्टमेंट में लाया जाता है। चार्ली को उसके चारों ओर एक चमक दिखाई देती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। इसी बीच समांथा रिपोर्ट करती है कि हम उस ऑर्गेनिज्म को कांटेक्ट कर चुके हैं। बच्चे की चीख के साथ मिक्स किया हुआ साउंड सिग्नल भेजा गया था और ईआर उस सिग्नल को समझ गया है। यहाँ डॉक्टर चेजी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने का रास्ता ढूंढ रही होती है। लूथर जर्नलिस्ट को बताता है कि समुद्र तल पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा चार्ली ने बताया था। वो शायद अपनी कल्पना से कहानी बना रही है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इतना इंटेलिजेंट है कि ह्यूमंस को समुद्र से भगा दे। अब समांथा ईआर के मैसेज को डिकोड करती है और उसको एक रिस्पॉन्स सिग्नल के रूप में असेंबल करती है ताकि ऑर्गेनिज्म उन सिग्नल को समझ पाए। अब कैप्सूल वाले कंपार्टमेंट में जर्नलिस्ट देखती है कि पुल चमक रहा है। अब शिप की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर से इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो कैप्टन देखता है कि जर्नलिस्ट मॉनिटर पर गिरी पड़ी है। डॉक्टर चेजी उसे बचाने की कोशिश करती है और नोटिस करती है कि उसके होठों पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा कोई पदार्थ है। समांथा अपनी टीम और कैप्टन को बताती है कि जब वोल्टेज बढ़ रहा था तो सिग्नल में चढ़ाव हुआ था, लेकिन चढ़ाव बहुत कम था, इसलिए कोई उसे सुन नहीं पाया। उसका मानना है कि वो सिग्नल शिप के अंदर से निकला था। चार्ली फिर अपने कलीग्स की सारी बातें सुन लेती है, पर वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वे खुद ही बैक्टीरिया को पोल के अंदर लेके आ गए हैं। लियोन उस लड़की को देखने आता है जिसके शरीर पर अजीब रैशेस बने हुए हैं। अब डॉक्टर चेजी लियोन और सारा से कहती है कि तुम दोनों इस लड़की को पकड़ लो, मुझे इसके स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल निकालकर टेस्ट करना है। वो टेस्ट करके टीम को बताती है कि जो पदार्थ मरीन क्रिएचर्स के शरीर में पाया जाता है वही इस लड़की के स्पाइनल कॉर्ड में है। वो कहती है कि ये इंटेलिजेंट बैक्टीरिया इस लड़की के सेल्स के साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहा है। अब चार्ली बता देती है कि उसे पहले से पता चल गया था कि हम खुद बैक्टीरिया को पोल के अंदर ले आए हैं। अब समांथा ऑडियो मैसेज के साथ एक नया मैसेज रिकॉर्ड करती है। तभी चार्ली बिना परमिशन के नीचे सील्ड कंपार्टमेंट में चली जाती है। तभी पोल फिर से चमकने लगता है और रोशनी से अजीब शेप्स बनने लगते हैं। फिर समांथा को ईआर से एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसमें एक इमेज भी होती है। तभी मिफुनो को हेलीकॉप्टर शिप पर लैंड करता है क्योंकि वो भी ईआर के बारे में जानना चाहता है। अब सीगर उसे पूल पर बनाए गए शिप्स का सीसीटीवी फुटेज और समांथा के मैसेज के रिस्पॉन्स में भेजे गए इमेज को भी दिखा देता है। समांथा के अनुसार ये सुपर ओशन की इमेज है जो कई मिलियन साल पहले हमारे सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैली हुई थी। साइंटिस्ट के अनुसार ईआर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन से पहले भी हम इस पृथ्वी पर रहते थे और उनके विलुप्त होने के कई मिलियन साल बाद भी हम इसी पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए हमारे समुद्र को हमारे लिए छोड़ दो, उसे पॉल्यूट मत करो। क्योंकि अब ईआर उसके साथ कम्युनिकेट करने लगा था तो उन्हें लगता है कि वे किसी तरह अपनी और ईआर के बीच की लड़ाई को शांतिपूर्वक खत्म कर सकेंगे। इसी बीच डॉक्टर चेजी एक ड्रग का आविष्कार करती है जो ब्लड सेल्स खाने वाले बैक्टीरिया को मिटा सकता है। इस बात पर उनके बीच मतभेद भी हो जाते हैं। मिफुनो ड्रग को सबसे पहले पूल के बैक्टीरिया पर टेस्ट करना चाहता है। अगर ड्रग काम कर गया तो उससे हम ईआर को पूरी तरह खत्म कर देंगे, पर सीगर को यह ठीक नहीं लगता क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम उस ऑर्गेनिज्म के साथ बातचीत कर पाए हैं। इस वक्त ऐसा कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा जिससे ह्यूमैनिटी को ठेस पहुंचे। फिलहाल इसे सिर्फ पूल में टेस्ट करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अब सभी पूल के पास इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर चेजी पानी में ड्रग को मिक्स करती है तो वो ऊपर उठने लगता है और खतरनाक चीखें सुनाई देती है। आसपास के ग्लासेस टूटने लगते हैं। शिप का कोई भी सिस्टम काम नहीं करता और वे नहीं जानते कि वे अंटार्कटिका में किस जगह की ओर जा रहे हैं। शिप को आइस बक्स घेर लेते हैं। अब शिप एक आइस बक्स से टकरा जाता है, लेकिन तभी एक ब्लू कलर की लाइट उसे कहीं और लेके जाती है। फिर कैप्टन इंजन ऑन करने का ऑर्डर देता है ताकि वे उस ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में न रहे। वो कहता है कि हम पूरा ड्रग पानी में क्यों नहीं डाल रहे हैं। तभी सीगर उसको समझाता है कि पूल में ड्रग डालने का असर तो हमने देख ही लिया है, अब समुद्र में ड्रग को घोलकर पूरी इंसानियत को मिटाना चाहते हो क्या। अब वे डिस्कस करते हैं कि ईआर से दोबारा कैसे कम्युनिकेट करें। तभी ईआर उनके शिप को आइस बक्स के बीच ट्रैप कर देता है। वे लूथर के शरीर को कैप्सूल में डालकर पानी के अंदर भेज देते हैं। ऐसा करके वे ईआर को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो चार्ली अपना प्लान बदल देती है और अपने हर्ट में ल्यूकोसाइड से इंजेक्ट कर देती है ताकि वो ईआर के साथ मिल जाए। फिर वो कैप्सूल का डोर खोल देती है। अब वो उसका शरीर ईआर के कंट्रोल में चला जाता है और आइस बक्स शिप को रिलीज कर देते हैं और कई बिलियन लाइट्स चार्ली को घेर लेते हैं। बाद में चार्ली शिप को एक सुनसान आइलैंड पर लेके जाती है और फिर वो अपनी नीली आंखें खोलकर नीले आसमान को देखती है और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ